हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एचपीएससी पीजीटी 2024 कॉमर्स का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा कंडक्ट हुआ था, उसकी जो ऑफिशियल आंसर कीज है, प्रोविजनल कीज है, वो आ चुकी हैं। और मजे की बात देखिए कि काफी गलतियां जो हैं उस की के अंदर कर दी गई हैं। और अभी एचपीएससी जो है आपसे चैलेंजेस इनवाइट कर रहा है कि आपको चैलेंज करना किसी क्वेश्चन को, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। टाइम हमें दिया गया है, तो आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे चैलेंज हो सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन के साथ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रूफ दूं, मैं आपको लिंक दूंगा किसी किताब का, किसी बुक का, जिसपे आप जाकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को चैलेंज करने के लिए। शुरुआत करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, वैसे तो कोई भी एक पर्सन चैलेंज कर दे तो आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाना चाहिए। बट कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे यूजीसी नेट के अंदर भी देखने को मिलता है, कई और छोटे एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है कि अगर ज्यादा लोग चैलेंज करते हैं तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा वेटेज ज्यादा मिल जाती है और फिर उसका जो आंसर चेंज होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हाँ, सभी लोग चैलेंज करें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, बट अगर आप चैलेंज कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक एक मार्क्स काफी जरूरी हो जाता है, तो अगर आप कर सकते हैं तो आपको जरूर चैलेंज करना चाहिए। तो आइए फटाफट से अपने सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं जी। हमारा यहाँ पे सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपका, और इसमें बताया गया कि एक मशीन आपने परचेज की थी, ट्रांसिट में ये डैमेज हो गई और उसकी कॉस्ट ऑफ रिपेयर इतनी है, और इस एक्सपेंस को आपको क्या ट्रीट करना चाहिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ डीज दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका जो आंसर है ए या बी में से कोई आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है रेवेन्यू एक्सपेंस एक बेटर आंसर है। और यही चीज मेरे को देखने को मिली जब मैंने सर्च किया। सीपीटी 2012, सीए का जो सीपीटी फाउंडेशन पेपर होता है 2012 के अंदर, उसमें ये सवाल पूछा गया था और उसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सेम सवाल था, उसका आंसर रेवेन्यू एक्सपेंस ही यहाँ पे दिया गया था। और इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ कोई जनरल लिंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कोई भी रिपेयर का जो खर्चा है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना चाहिए। अगर कोई हमारी पुरानी मशीन होती, उस पर रिपेयर करके हम उसे पहली बार इस्तेमाल कर रहे होते, तो उसे कैपिटलाइज करते हैं। बट ये नई मशीनरी थी, अब इसकी और कोई इंप्रूवमेंट तो नहीं होने वाली है। रिपेयर करने से हम इसको कोई और फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं करने वाले, इसकी कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ाने वाले, इसकी कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ाने वाले। तो रेवेन्यू एक्सपेंसी से ट्रीट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बट फिर भी आपको जो भी लग रहा है आप चैलेंज जरूर कर सकते हैं। ऑप्शन ए या बी जो भी आपको लग रहा है, उसके लिए आपको वैलिड प्रूफ जहां पे भी मिल रहा है उसे लगा के आप चैलेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव, तो बिल्कुल ही गलत है मेरे अकॉर्डिंग। ए या बी में से ही कोई आंसर होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए। और साथ में अगर कोई लिंक या कोई प्रूफ आप शेयर कर सकते हैं तो और बेहतर रहेगा। चलिए, तो बारी है अगले सवाल की। अ मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹10,000 विच वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट। तो मशीन हमने परचेज करी 10,000 की और इसे रॉन्गली परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो मशीनरी अकाउंट में डालने की बजाय परचेज अकाउंट में डाल दिया। तो मशीनरी को डेबिट नहीं किया, परचेज को डेबिट कर दिया, तो डेबिट तो कर ही दिया। तो आप कह सकते हैं कंपनसेटरी एरर कर दिया। और यहाँ पे ये वाला जो एरर है, इससे ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट तो आपके बराबर ही रहेंगे। और इसीलिए आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी का, बट इन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे मैंने आपको एक लिंक भी दिया है, उसमें सेम चीज बता रखी है कि आपने मशीनरी को परचेजेस में डाला तो इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपको कहीं और से किसी और किताब से लिंक मिल रहा है, आपको कहीं और कुछ लिखा हुआ ऐसा मिल रहा है, किसी और चीज को रेफर करके आप चैलेंज करना चाहते हो, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स को रेफर करना चाहते हो, क्लास 11-12 की कोई और किताब है आपके पास, तुलसियान की किताब है, डी के गोयल की किताब है, कोई सी भी किताब आपके पास है, आप उसे प्रूफ में लगाकर भी चैलेंज कर सकते हो। सब लोग अपने अपने अलग अलग प्रूफ लगाकर चैलेंज करो, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि उसने इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड व्हाट डज इट रेफर टू। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम सभी जानते हैं, वो वाला पॉइंट है जहां पे आपका कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर होते हैं। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी का, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेल्स। बट ये जनाब कह रहे हैं कि ऑप्शन बी आंसर होगा। तो ये वाला जो आंसर है ये भी गड़बड़ है, ये भी गलत है। और ऐसा आपको लिंक्स में देखने को मिल जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप इनको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि टोटल सेल्स रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो दोनों लिंक्स में आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं चैलेंज करने के लिए। इसके अलावा आपके पास कोई और प्रूफ है, कोई और किताब है, आप उसको भी जरूर लगा सकते हैं अपने चैलेंज को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए।
चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो है वो है, व्हेन एनी मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट डू द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक। तो जब किसी मैनुअल सिस्टम को हम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो आपके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बिल्कुल सीधी सी बात है। और आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे होना चाहिए। और ये लिंक्स मैंने आपको दिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है एम्प्लॉइज को। आप किसी भी लिंक को रेफर कर सकते हैं, आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में जाएंगे तब भी ऐसी बातें वहां पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। अभी यहाँ पे जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी कि एम्प्लॉइज को कुछ नहीं करना है, जो कि गलत है। और अभी इस सवाल के अंदर आपको जो करना है वो चैलेंज करना है इसे। ऑल्टरनेट आंसर यहाँ पे जो हमारा है, अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। बारी है अगले सवाल की। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। देखो, बैलेंस शीट जो आपको इंफॉर्मेशन देती है वो देती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ऑन अ पर्टिकुलर डेट आपको ये इंफॉर्मेशन देती है। और ये जनाब हमें जो आंसर दे रहे हैं वो कह रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये चीज गलत हो जाती है। हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए का बनना चाहिए। ऐसी चीज आपको काफी सारी किताबों में लिखी हुई मिल जाएगी, कुछ लिंक्स मैंने यहाँ पे भी दे दिए। आपके पास अपने कोई सोर्सेज हैं, आप उनको लगा के भी डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई कंपेरिजन आपको दे रखा है किसी किताब में, तो उसमें भी जरूर लिखा होगा कि बैलेंस शीट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए का होगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अभी हमारे पास अगला सवाल है। द डाटा स्टोरेज सिस्टम रिमेन्स हिडन फ्रॉम द यूजर एंड रिस्पॉन्ड्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर टू द एक्सटेंड द यूजर इज ऑथराइज्ड टू एक्सेस इज नोन एज। अब देखो, जो सिस्टम यूजर से छुपा हुआ है और यूजर उसे उतना ही एक्सेस कर पाएगा जितना उसे ऑथराइजेशन मिला हुआ है, तो ये बैकएंड वाला सिस्टम होगा। तो हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो ए का बनना चाहिए, बट इन जनाब ने यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रंट एंड डाटाबेस का दिया है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपकी अलग अलग किताबों में ये बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। आई थिंक एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी हुई है कि ये आपका जो है बैकएंड डाटाबेस रहता है जो हिडन होता है, और यहाँ पे आपके ऑथराइजेशन के अकॉर्डिंग ही आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई जाती है। तो करेक्ट आंसर जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का मेरे हिसाब से होना चाहिए। चलिए बारी है अगले सवाल की। अमंग द फॉलोइंग विच रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज इज अवेलेबल इन टूडेज मार्केट। टेली, बीजी, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर यहाँ पे जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी का दिया हुआ है, और ये गलत हो जाता है क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही हैं। और ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली इस लिंक में दे दी गई है। और इसके अलावा एक और लिंक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है जिनको आप रेफर कर सकते हैं इस सवाल को चैलेंज करने के लिए। ये सभी रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का होना चाहिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, बारी है अगले सवाल की। द डैश ऑफ अ वेंडर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर वाइल ऑप्टिंग फॉर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए आपको क्या चीज कंसीडर करनी है? लेवल ऑफ प्रॉफिट, ऑनेस्टी, कैपेबिलिटी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आप जो है वेंडर की कैपेबिलिटी जो है उसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चूज करते हुए। वेंडर कैपेबल है तो सॉफ्टवेयर चूज करेंगे। लेवल ऑफ प्रॉफिट और ऑनेस्टी को यहाँ पे ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी का होना चाहिए। बट यहाँ पे आंसर जो ऑफिशियली दिया गया है वो ए का दिया गया है, जो कि गलत है। और ये चीज एग्जैक्टली आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखी गई है, और एनसीईआरटी का लिंक ही मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है जिसे आप रेफर कर सकते हैं और इसके बेसिस पे चैलेंज अपना लगा सकते हैं। एंड इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और थे जो कि भेजे गए मेरे को कि सर चैलेंज करें या ना करें। तो ये वाला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट, और मेरे हिसाब से इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसका आंसर ए एंड बी दिया हुआ है और ये दोनों सही है। कैपिटल और आउटसाइडर लायबिलिटी आपकी टोटल लायबिलिटी बन जाएगी। बैलेंस शीट के अंदर भी आप लायबिलिटी साइड ही तो कैपिटल को लिखते हो। कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी आपके एसेट्स के बराबर भी होती है, और दोनों ही सही होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे एक और सवाल था, विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग डू टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज। तो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है यहाँ पे मल्टीपल कॉस्टिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगी, प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगी। एक टॉय मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजर के जनरली नहीं बनेगा। यूनिट कॉस्टिंग का इस्तेमाल नहीं होगा, बैच कॉस्टिंग का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, क्योंकि टॉयज आपके बैचेस में बनेंगे। तो इसीलिए करेक्ट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन डी का ही होना चाहिए, और यही इन्होंने दिया हुआ है, और मेरे हिसाब से इसको भी चैलेंज नहीं करना चाहिए आपको।
तो प्यारे दोस्तों, ये जो आंसर कीज हमारे पास आई हैं, अब इसके बेसिस पे आपने अपना स्कोर वापस से रिकैलकुलेट जरूर किया होगा। अब क्योंकि काफी क्वेश्चंस में यहाँ पे गड़बड़ भी है और स्कोर आपका थोड़ा सा नीचे भी आपको जाता हुआ दिख रहा होगा, तो मेरे हिसाब से तो काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको चेंज होते हुए दिखेंगे फाइनल आंसर की के अंदर। और अभी के लिए अगर आप मन बनाना चाहते हैं कि सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करें या फिर ना करें, तो मेरा मानना कहीं ना कहीं ये है कि देखो, जिसके 60 के आसपास नंबर है ना, उसके चांसेस पूरे हैं, तो उसे तो प्रिपेयर करना चाहिए सब्जेक्टिव के लिए। आप 60 से थोड़ा सा नीचे भी हैं, मान लीजिए 55 56 के आसपास भी हैं, तो भी चैलेंज क्वेश्चंस अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं और हो भी जाएंगे, तो आप 60 के आसपास पहुंच ही जाएंगे और आप एलिजिबल बन जाएंगे, आपका स्कोर अच्छा खासा बन जाएगा। तो आपको भी प्रिपेयर करना चाहिए। तो 60 के आसपास हैं, 55 के आसपास हैं, तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप 50 से नीचे हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, तो मुझे लगता है आपके चांसेस काफी कम है, और इस केस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए अगली स्टेज पे बढ़ना। बट अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और 50 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो फिर कैटेगरी बेनिफिट आपको शायद मिल जाए और आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए, तो आपको भी प्रिपेयर जो है सब्जेक्टिव के लिए कर लेना चाहिए। कोई भी प्रिपरेशन आप करते हो तो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आप अभी सब्जेक्टिव के लिए कुछ प्रिपेयर करोगे तो आपके कभी ना कभी जरूर काम आएगा। हो सकता है इस अटेम्प्ट में ना आए, अगले अटेम्प्ट में काम आ जाए। तो प्रिपरेशन करने में मेरे हिसाब से कोई हर्ज यहाँ पे नहीं है। एंड प्यारे दोस्तों, जो हमारे एचपीएससी पीजीटी के कोर्सेज हैं, अभी उन पे आपको फ्लैट 60% ऑफ देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको डिटेल में क्लासेस वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स भी आपको हर एक टॉपिक के साथ दिए गए हैं, और इसमें वीकली आंसर राइटिंग क्लासेस भी आपके साथ हम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको केवल सब्जेक्टिव पेपर की ही लिए कंटेंट चाहिए, तो हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर के लिए काफी सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मिल जाएंगे, जिनको आप रेफर कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें भी आपकी वीकली आंसर राइटिंग क्लासेस जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी। इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल्स जो है वो आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा सेशन, ये है आज की हमारी डिस्कशन यहाँ पर हमारा जो चैलेंज क्वेश्चंस है उनके ऊपर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।